नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आत्मसम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोसिस। थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है ये शब्द, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद उतना रहस्यमयी है नहीं जितना लगता है। और इसे समझने के लिए हम मेल्विन पावर्स की किताब ए प्रैक्टिकल गाइड टू सेल्फ हिप्नोसिस को आधार बना रहे हैं। काफी मशहूर किताब है ये। जी बिल्कुल, ये किताब असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये बताती है कि कैसे सुझाव या सजेशन हमारे अवचेतन मन पर हमारे लॉजिक से भी ज्यादा असर डालते हैं। अच्छा, मतलब अनजाने में हम प्रभावित होते रहते हैं, जैसे विज्ञापनों से। हाँ, कुछ वैसा ही। तो आज हम इसी किताब के जरिए समझेंगे कि ये आत्मसम्मोहन आखिर है क्या भला, कैसे काम करता है और क्या वाकई हम इसे सीखकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारा मिशन है, आज इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, तकनीकें हैं, उनको खंगालना। और ये भी समझना कि जो आम डर है सम्मोहन को लेकर, उनमें कितना सच है। किताब साफ कहती है कि इससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है, कम नहीं होता। ये तो बहुत जरूरी बात कही। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आत्मसम्मोहन है क्या? किताब की परिभाषा क्या है? किताब इसे कहते हैं बढ़ी हुई सुझाव ग्राह्यता की अवस्था, मतलब हाइटेंड सजेस्टिबिलिटी। एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हमारा जो क्रिटिकल मन है, जो हर बात पर सवाल उठाता है, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। ओके। और हम आत्म सुधार वाले विचारों को ज्यादा आसानी से, बिना ज्यादा नुक्ताचीनी किए स्वीकार कर पाते हैं। और एक दिलचस्प बात, पावर्स कहते हैं कि असल में सारा सम्मोहन है तो आत्मसम्मोहन ही, मतलब कोई किसी को जबरदस्ती सम्मोहित नहीं कर सकता जब तक वो खुद तैयार ना हो। बिल्कुल, व्यक्ति की मर्जी और तैयारी सबसे जरूरी है। ये सुन के थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो फिल्मों वाला डर रहता ना कि कंट्रोल चला जाएगा, कोई हमसे कुछ भी करवा लेगा। हाँ, वो सबसे आम भ्रांति है। किताब साफ करती है कि सम्मोहित अवस्था में भी व्यक्ति पूरी तरह होश में रहता है। वो सोच सकता है, महसूस कर सकता है। और अगर कोई सुझाव उसे ठीक न लगे तो वो उसे मानने से इनकार कर सकता है। ये कोई सच उगलवाने का या बेहोश करने का तरीका नहीं है। ये डर ज्यादातर सुनी सुनाई बातों से आते हैं। तो फिर ये सुझाव ग्राह्यता, ये सजेस्टिबिलिटी काम कैसे करती है? क्या ये सब में होती है? हाँ, हम सब में होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। सोचिए ना, विज्ञापन, नेताओं के भाषण, डॉक्टर का दिलासा, ये सब सुझाव ही तो हैं। सही बात। सम्मोहन बस इसे एक दिशा देने का, सचेत रूप से इस्तेमाल करने का एक तरीका है। किताब का अंदाजा है कि करीब 90% लोग हो सकते हैं सम्मोहित, बस वक्त लग सकता है। और इसमें विजुअल इमेजरी, मतलब कल्पना करने का कितना रोल है? वो 3D तकनीक क्या है? हाँ, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि हमारा मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है। तो सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि देखना, महसूस करना। जैसे अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो खुद को पूरी तरह आत्मविश्वासी महसूस करते हुए, व्यवहार करते हुए कल्पना करना। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उससे जुड़ी फीलिंग्स, आवाजें, माहौल, सब कुछ। इसीलिए 3D। ये तो कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जैसा लग रहा है। वो एमएल कुए वाली बात, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हाँ, सिद्धांत काफी मिलते जुलते हैं। पॉजिटिव सोच हो या कुछ धार्मिक उपचार भी, वो भी तो सुझाव और विश्वास पर ही चलते हैं। किताब मानती है कि ये सब तरीके एक तरह से आत्मसम्मोहन के ही रूप हैं, बस नाम अलग अलग है। लक्ष्य वही है, अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देना। लेकिन किताब में एक बहस का भी जिक्र है। क्या सिर्फ लक्षण हटाना, सिम्टम रिमूवल काफी है? जैसे किसी का डर कम कर दिया, पर डर की वजह नहीं जानी। जी, ये एक अहम मुद्दा है। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर एस्टा ब्रुक्स मानते थे कि असली इलाज के लिए जड़ तक जाना, दबी हुई बातों को बाहर लाना जरूरी है। लेकिन किताब का क्या कहना है इस पर? किताब डॉक्टर वॉलबर्ग के सर्वे का हवाला देती है, जिसके मुताबिक ज्यादातर थेरेपिस्ट लक्षण हटाने का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे डॉक्टर दर्द की गोली देता है। हाँ, ताकि तुरंत आराम मिले। बिल्कुल, कारण का इलाज बाद में होता रहे, पर पहले तकलीफ तो कम हो। और फिर गहरी साइकोथेरेपी सबके लिए मुमकिन भी नहीं होती, महंगी भी है, वक्त भी लगता है। कई बार लक्षण हटना ही काफी होता है। या एक और चौंकाने वाली बात है, नकारात्मक सम्मोहन। ये क्या होता है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है किताब का। नकारात्मक सम्मोहन मतलब जब हम अनजाने में खुद को ही नेगेटिव सुझाव देते रहते हैं। जैसे लगातार सोचना, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं हमेशा बीमारी रहता हूँ। अरे हाँ, ये तो हम सब करते हैं कभी ना कभी। बिल्कुल। और ये विचार भी हमारे अवचेतन पर असर डालते हैं, हमारी हकीकत बन जाते हैं।
इसीलिए किताब पॉजिटिव सुझावों पर इतना जोर देती है। बाप रे, मतलब हम खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा चलिए, मान लिया कि ये फायदेमंद है, सुरक्षित भी है, तो इसे करें कैसे? किताब में क्या तरीका बताया है? तरीका काफी सिस्टमैटिक है। सबसे पहले एक आरामदायक जगह चुनें। कुर्सी, सोफा, बिस्तर, शांत माहौल हो तो अच्छा है। ठीक है, आराम से बैठ गए या लेट गए, फिर आंखों को छत पर किसी एक बिंदु पर टिकाना है, थोड़ा ऊपर की तरफ, ताकि हल्का सा खिंचाव महसूस हो पलकों पर। ओके, आंखें टिका ली। अब धीमी और गहरी सांसें लेनी है। कल्पना करें कि सांस लेते हुए आप नींद शब्द अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ते हुए गहरी नींद बाहर निकाल रहे हैं। और साथ साथ खुद को सुझाव देने हैं, जैसे मेरी पलकें भारी हो रही हैं, बहुत भारी, आंखें बंद होना चाह रही हैं। और जैसे ही पलकें बंद हों तो सुझाव दे, जैसी ही पलकें बंद होंगी मैं आराम की, शांति की गहरी अवस्था में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। इसमें एक फीडबैक तकनीक का जिक्र है, वो क्या है? वो बहुत असरदार है। जैसे ही आपको कोई असली शारीरिक एहसास हो, मान लीजिए पलकें सच में भारी लगने लगी या आंखों में पानी आया, तो उस एहसास को पकड़िए। कैसे? उसे अपने सुझाव में शामिल कर लीजिए। कहिए, हाँ, मेरी पलकें भारी हो रही हैं, और भारी, बंद हो रही हैं। इससे सुझाव और पक्का होता जाता है, क्योंकि वो आपकी वास्तविक फीलिंग से जुड़ जाता है। अच्छा, स्मार्ट है। और ये अभ्यास कब करना चाहिए? सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले। उस समय मन वैसे भी शांत और ग्रहणशील होता है। जो सुझाव उस वक्त दिए जाते हैं वो रात भर अवचेतन में काम कर सकते हैं। और कंडीशनिंग का क्या मतलब है? कंडीशनिंग मतलब अभ्यास से अपने मन को ट्रेन करना, कि एक खास इशारा मिलते ही, जैसे मन में 3 तक गिनने पर, आप तुरंत उस रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंच जाएं। बार बार करने से ये पक्का हो जाता है। किताब में कुछ शुरुआती टेस्ट भी दिए हैं। आंखें बंद होना, निगलने की इच्छा होना, क्या ये जरूरी है? ये एक तरह से चेक पॉइंट्स हैं। अगर आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं या आपको निगलने की तेज इच्छा होती है सुझाव देने पर, तो ये दिखाता है कि हाँ, आपका मन रिस्पॉन्ड कर रहा है। और अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। बस अभ्यास जारी रखें, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते रहें। हो सकता है आप सम्मोहित हो रहे हों और आपको पता भी ना चले। अच्छा, मान लीजिए शुरुआती अवस्था आ गई, अब इसे गहरा कैसे करें? किताब में वो लेथार्जिक, कैटालेप्टिक, सोमनाम्बुलिस्टिक स्तरों की बात है। क्या सबसे गहरे स्तर तक जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। किताब साफ कहती कि ज्यादातर फायदे, जैसे आराम पाना, आदतें बदलना, ये हल्के या मध्यम स्तर में भी मिल जाते हैं। सोमनाम्बुलिज्म यानी सबसे गहरा स्तर सबके लिए जरूरी नहीं। तो फिर वो इतने सारे टेस्ट क्यों दिए हैं? हाथ सुन्न होना, पैर भारी लगना, हाथ हवा में उठना। वो टेस्ट असल में अवस्था को गहरा करने और कंडीशनिंग को मजबूत करने के तरीके हैं। साथ ही वो आपको फीडबैक देते हैं कि आप सुझावों को कितनी अच्छी तरह स्वीकार कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हैंड लेविटेशन टेस्ट। आप सुझाव देते हैं कि हाथ हल्का हो रहा है, जैसे उसमें गुब्बारे बंधे हों और वो अपने आप ऊपर उठ रहा है। जब ऐसा सच में होता है तो आपका विश्वास बढ़ता है। हाँ, कि मेरा मन मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। और हर टेस्ट के बाद खुद को और गहरा जाने का सुझाव देना होता है। जैसे ही हाथ नीचे आएगा, मैं पहले से 2 गुनी गहरी अवस्था में चला जाऊंगा। ये कंडीशनिंग है। समझ गया। तो ये टेस्ट प्रैक्टिस के हिस्से हैं। लेकिन किताब ये भी कहती है कि एक उत्कृष्ट विषय बनना, यानी आसानी से और गहराई तक सम्मोहित होना, सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं करता। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी लोग कोशिश करते रहते हैं, पर लगता है कि अटक गए हैं, एक प्लेटो पर पहुंच गए हैं। क्यों होता है ऐसा? कई वजह हो सकती हैं। शायद अंदर ही अंदर बदलाव से डर लग रहा हो, या अगर कोई और सम्मोहन कर रहा है तो उसके प्रति कोई छिपी हुई भावना हो, या शायद सफल होने का बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा हो। इसे रोल प्लेइंग भी कहते हैं कभी कभी, जहां व्यक्ति अनजाने में अच्छा सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? किताब कहती है निराश ना हो। इन अंदरूनी रुकावटों को समझने की कोशिश करें, विश्वास और धैर्य रखें। ये एक स्किल है, इसे सीखने में समय लगता है। और अगर बहुत कोशिश के बाद भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, वो रोल प्लेइंग वाला तरीका क्या है अध्याय 10 में? हाँ, वो एक बहुत ही अनोखा सुझाव है। किताब कहती है अगर आपको लगता है आप सम्मोहित नहीं हो रहे, तो बस अभिनय करें। अभिनय मतलब नाटक करें? हाँ, जानबूझकर ऐसा बर्ताव करें जैसे आप सम्मोहित हो गए हैं।
सुझावों पर वैसी प्रतिक्रिया दें जैसे आप देना चाहते हैं। किताब कहती है कि लगातार ऐसा करने से कंडीशनिंग के जरिए वो अभिनय धीरे धीरे हकीकत बन सकता है। कमाल है, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दिखाता है कि मन कितना प्रतिक्रियाशील है। और वो शेव रूल का पेंडुलम टेस्ट, एक धागे से बंधी अंगूठी वाला, वो ये साबित करने के लिए है कि हम सब में सुझाव ग्राह्यता होती है, भले ही हमें पता ना चले। जब आप सिर्फ सोचते हैं कि पेंडुलम किस दिशा में घूमेगा, तो आपका अवचेतन मन आपकी उंगलियों में बहुत हल्की अनैच्छिक हरकतें करवाता है, जिससे पेंडुलम वाकई हिलने लगता है। अच्छा, मतलब हमारा अवचेतन सुन रहा है। बिल्कुल, वो सुझावों पर प्रतिक्रिया देता है। अध्याय 11 में कुछ सहायक उपकरणों का जिक्र है, हिप्नोडेस्क, रिकॉर्डिंग वगैरह। क्या इनसे मदद मिलती है? किताब के अनुसार हाँ, मिल सकती है। ये चीजें ध्यान भटकाने वाली बाहरी चीजों से मन हटाने में मदद करती हैं, फोकस बढ़ाती हैं। जैसे वो घूमने वाली डिस्क। हाँ, हिप्नोडिस्क को लगातार देखने से आंखों में खिंचाव या हल्का चक्कर आ सकता है। व्यक्ति इसे सम्मोहन की शुरुआत समझ सकता है, जिससे उसका विश्वास बढ़ता है। रिकॉर्डिंग में शांत संगीत या आवाज भी रिलैक्स करने में मदद करती हैं। तो ये प्लेसिबो जैसा हुआ? काफी हद तक। अगर आपको यकीन है कि ये काम करेगा, तो उसके काम करने की संभावना बढ़ जाती है। ये कंडीशनिंग में भी मदद करते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस सब का फायदा क्या है? प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है आत्मसम्मोहन के? किताब कई उपयोग बताती है। सबसे पहला और सबसे आम है तनाव कम करना, गहरा आराम पाना, रिलैक्सेशन। आज की दुनिया में यही बहुत बड़ी बात है। सही कहा। और आदतें बदलने में, जैसे स्मोकिंग? हाँ, धूम्रपान छोड़ने, क्विट स्मोकिंग के लिए काफी इस्तेमाल होता है। तकनीक वही है, सुझाव और कल्पना। सिगरेट का स्वाद कड़वा लगना, धुएं से घिन आना, सेहतमंद होने की कल्पना करना, नाखून चबाना जैसी आदतें। उनके लिए भी इसी तरह की तकनीक काम कर सकती है। शराब की लत के लिए मामला थोड़ा पेचीदा बताया गया है। उसमें सिर्फ अरुचि पैदा करना काफी नहीं, व्यक्ति के मूल्यों और जीवन जीने के तरीके पर भी काम करना पड़ सकता है। और वजन नियंत्रण, वेट कंट्रोल? इसमें विजुअल इमेजिनरी बहुत काम आती है। खुद को फिट और स्वस्थ देखना, महसूस करना, कुछ खास खाने की चीजों से मन हटाना। लेकिन किताब यहाँ चेतावनी देती है कि वजन या खाने से जुड़े मामलों में डॉक्टरी सलाह जरूरी है। सिर्फ सम्मोहन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दर्द कम करने में, पेन रिलीफ? हाँ, इसका भी जिक्र है। एक तकनीक है शून्यता हस्तांतरण। पहले सुझाव से हाथ को सुन्न किया जाता है, फिर उस सुन्न हाथ को दर्द वाली जगह पर रख के ये कल्पना की जाती है कि सुन्नपन वहां जा रहा है। लेकिन इसमें भी सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल। किताब जोर देकर कहती है कि किसी भी तरह के दर्द के लिए, खासकर अगर वो नया है या गंभीर है, तो पहले डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है। दर्द किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है, उसे दबाना खतरनाक हो सकता है। इनके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं? खेल प्रदर्शन सुधारने में, आत्मविश्वास बढ़ाने, फोकस ठीक करने, दबाव में शांत रहने के लिए एथलीट इसका इस्तेमाल करते हैं। किताब में डेव मिल्स का उदाहरण है। पढ़ाई लिखाई में? हाँ, सीखने और एकाग्रता बढ़ाने में भी। एक दिलचस्प तकनीक है टाइम डिस्टॉर्शन। सम्मोहन में व्यक्ति को लग सकता है कि 10 मिनट 1 घंटे जितने लंबे थे, जिससे उसे ज्यादा पढ़ने या याद करने का एहसास होता है। लिंडा डार्नल का किस्सा है कि वो स्क्रिप्ट जल्दी याद करने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। कमाल है। और सामान्य वेलबींग? हाँ, पॉजिटिव नजरिया बनाने, मूड अच्छा रखने के लिए राचमैनिनॉफ का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने कथित तौर पर डिप्रेशन और क्रिएटिव ब्लॉक से निकलने के लिए सम्मोहन का सहारा लिया था। तो दायरे काफी वसी हैं। तो कुल मिलाकर मेल्विन पावर्स की ये किताब आत्मसम्मोहन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सीखा जा सकने वाला टूल बताती है। कोई जादू नहीं, बल्कि मन की शक्ति का इस्तेमाल। बिल्कुल। सुझाव, कल्पना और लगातार अभ्यास से इसे सीखा जा सकता है और आत्म सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन समझदारी और सही तरीके से। और ये डर भी दूर करती है कि कंट्रोल चला जाएगा, बल्कि ये तो आत्मनियंत्रण बढ़ाने का एक तरीका है। सही कहा। ये हमें सिखाती है कि हमारे अंदरूनी संसाधन कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए क्या विचार छोड़े हम इस चर्चा के अंत में? शायद ये कि ये किताब बार बार विश्वास और कल्पना की ताकत दिखाती है। जरा सोचिए, अगर बाहरी सुझाव हमें इतना प्रभावित कर सकते हैं, तो हमारे अपने गहरे विश्वास, हमारी अपनी कल्पनाएं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारी हकीकत को किस हद तक बनाया बिगाड़ रही होंगी।
क्या हम सच में अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकते हैं? एक गहरा सवाल। सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें। इस जानकारी भरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार आप फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। सुनने के लिए शुक्रिया।